स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। एपिसोड 11। हमने पिछली बार में 12 लिखा था, लेकिन 12 नहीं बल्कि 11 पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। और आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। भारत जैसे देश में रहकर और धर्मनिरपेक्षता जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टू द पॉइंट आते हैं हम लोग बच्चे, समझोगे और इसे लिखोगे भी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बच्चे, मैं पूछूंगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कहाँ से आया है। तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, इसके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा की बातें की गई है। याद रखोगे बच्चे कि 1946 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम लिखेंगे 1946 के संविधान संशोधन के द्वारा। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था बच्चे, वहाँ धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द था, लेकिन 1946 ईस्वी में उसमें परिवर्तन किया गया उस शब्द में, और पंथ निरपेक्ष की जगह पे यहाँ जोड़ दिया गया 1946 ईस्वी में संविधान संशोधन के द्वारा क्या, धर्मनिरपेक्ष। यह स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और बताया गया कि देश में किसी भी विशेष धर्म को, यहाँ से धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, इसे यहाँ से परिभाषा लिखेंगे कि देश में किसी भी विशेष धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण न देकर कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। याद रखेंगे बच्चे, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। उसी में बताया गया है कि 1946 में संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द, पहले संविधान जब बना था उस समय प्रस्तावना भी था पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष को कई सारे लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते थे, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया 1946 ईस्वी में, और वहाँ शब्द डाला गया धर्मनिरपेक्ष शब्द। इसको हटाकर ये पंथ निरपेक्ष की जगह अब रख दिया गया धर्मनिरपेक्ष, और बताया गया कि देश में किसी भी विशेष धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण न देकर कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अर्थात जिस देश में हम, भारत देश में हम हैं, भारत ये कहता है कि तुम चाहे जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना सकते हो, तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को दबाव देकर उसके धर्म को परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। वो, हम अगर हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म कबूल करना चाहें तो कर सकते हैं, इस्लाम धर्म के हैं, हिंदू धर्म कबूल करना चाहें कर सकते हैं। हम पर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं डालेगा और किसी विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत में हर धर्म को संरक्षण दिया गया है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपने धर्म में मजबूती रखना। इसे वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसे समझो। धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में बताया गया है, अशोका द ग्रेट ने भी बताया था बच्चे, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपने धर्म में मजबूती रखना, साथ ही अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और उदारता की भावना, अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और उदारता की भावना रखना धर्मनिरपेक्षता है। सभी धर्म को मानने वाले को लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं। अर्थात भारत ये कहता है कि तुम अपने धर्म को मजबूती से पकड़े रहो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की निंदा न करो। सभी धर्म को स्वीकार करो, सम्मान करो, मानो, उसका इज्जत दो। तो ऐसी विचारधारा के लोग ही कहलाते हैं धर्मनिरपेक्ष। और भारत इस मामले में विश्व का सर्वोत्तम देश माना जाता है बच्चे, जो धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है कि हम लोग बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं। इसी के साथ अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे कुछ अति महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न। अभी तक इसमें हम 1 से लेकर, ये पॉलिटिकल साइंस के एपिसोड 1 से लेकर और 10 तक जो हम पढ़े हैं, तो ये 11वें एपिसोड में
ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चा, जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसे याद रखो। चलो और याद भी करते चलो। मैं पूछूंगा लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? हम बोलेंगे 545। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 545। लेकिन अगर कहे कि लोकसभा में चुनाव कितने का होता है, तो लिखेंगे 543 का होता है, तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। याद रखेंगे, ये बेसिक है हमारा। कहता है कि 543 एमपी ही चुन कर जाते हैं। 2 एमपी जो होते हैं वह आंग्ल भारतीय होते हैं। हालांकि अब इसमें भी संशोधन किया गया बच्चे। ये वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों का मतलब होता है एमपी। तुम्हें पता है बच्चे ये एमपी कौन होते हैं? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हमारा भारत हो गया, और भारत के कोने कोने से, समस्त जिला से लगभग एक एक आदमी यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे। कुछ जिला नहीं तो कुछ 2-3 प्रखंड मिलाकर भी इसमें होते हैं। कुल मिलाकर भारत के कोने कोने से जो एमपी चुन कर आते हैं, उसी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हम लोकसभा का सदस्य कहते हैं, या इसे हम सांसद के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं जी? सांसद। और तुम्हें पता है बच्चे, ये भारत के कोने कोने से जो आते हैं, इसमें राज्य से कितने और केंद्र शासित प्रदेश से कितने? तो याद रखना, लोकसभा में राज्य से 530 सदस्य चुन कर आते हैं। लोकसभा में राज्य से कितने? 530। तथा केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं बच्चे, और 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्य से मिलाकर 530 सदस्य एमपी आते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से कुल मिलाकर 13 एमपी चुनकर केंद्र में आते हैं। ये हम याद रखेंगे बच्चों। अब हमें ये सोचना है कि कहाँ से कितने सदस्य, तो मुख्य तौर पे जानेंगे। कहता है कि दिल्ली से 7 सदस्य, तथा अन्य यहाँ हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से 6 सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे बच्चे, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, और इस तरीके से अन्य, दिल्ली 6 नहीं बल्कि हाँ, अन्य केंद्र शासित प्रदेश 7 है। तो दिल्ली से अकेले 7 एमपी चुने जाते हैं। दिल्ली से अकेले 7। अब बाकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उससे मिलाकर मात्र 6 चुने जाते हैं। इस तरीके से 7 हो गया दिल्ली से, और 6 हो गए बाकी सबसे मिलाकर, तो 7 6 कितना हो गया? 13 केंद्र शासित प्रदेश से एमपी आते हैं बच्चे। अब कहते हैं कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तब बोलेंगे 545। लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अगर कहे, तब हम उसको लिखेंगे बच्चे 552, 552। इसमें चुनाव से 550 तथा आंग्ल भारतीय इसमें 2 सदस्य होंगे। याद रखें हम लोग। अच्छा, राज्य में से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य होते हैं। अब ये देख लो बच्चे, हमने इसके पहले इसमें बताया था कि लोकसभा में 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से 13। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कितने हो सकते हैं, तब हम उस समय बताएंगे कि राज्य से मैक्सिमम 530 और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो सकते हैं बच्चे, तो मैक्सिमम 20। इसे हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बच्चे। तो चलो अब हम इसमें पढ़ते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। हम बताए हैं कि केंद्र में 2 प्रकार की सरकार होती है बच्चे। एक 2 सभा होती है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा पढ़ लिया हम लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। पहले भी पढ़ चुके, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। लेकिन चुनाव इसमें से 233 का होता है बच्चे। राज्यसभा की बात कर रहे हैं। और आंग्ल भारतीय इसमें चुने जाते हैं 12। आंग्ल भारतीय जो भारत और इंग्लैंड दोनों से संबंध रखता हो, आंग्ल भारतीय कहलाएगा बच्चे।
तो इस तरीके से राज्य में से 229 तथा केंद्र शासित प्रदेश से इसमें 4 सदस्य इसमें होते हैं। हम याद रखेंगे बच्चे कि राज्य से अभी कितने होते हैं, 229 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 4 होते हैं बच्चे। तो ये 233 जो हमने बताया जितने का चुनाव होता है, इस 233 में से राज्य से चुने जाएंगे 229 और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे 4। ये सब याद रखना बच्चे। अब आगे पढ़ते हैं इसमें से कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तब हम बोलेंगे 250, 250। हालांकि 245 अभी है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250। इसमें से चुनाव कितने का होता है जी, 238 का राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, और आंग्ल भारतीय कितने चुने जाते हैं, 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार मैं बोलता हूँ, पूछता है कि राज्यसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुना जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत कर दिया जाता है बच्चे। अब जो 238 इसमें चुनाव होता है, इसमें से 229 होते हैं राज्य से, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं 9 सदस्य। इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लिए बच्चे। अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर इसको समझते हैं। खूब बढ़िया समझो। ये रहा अभी तक मैं जो समझाया था वो। अब हम कहेंगे कि भारत में सब राज्य की स्थिति हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों, कि भारत में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे, एमपी के दृष्टिकोण से, सांसद के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमपी भेजता है। कितना एमपी यहाँ से चुने जाते हैं, 80। याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि भारत के जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा एमपी कहाँ से चुनकर आते हैं, तो एमपी हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से। कितने एमपी, 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही सांसद कहलाते हैं बच्चे। अब कहते हैं राज्यसभा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश से कितने चुनकर आते हैं, 31। ये भी मैक्सिमम। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मैक्सिमम यूपी के सांसद होते हैं। याद रख लेना बच्चे, यूपी बड़ा राज्य है, यहाँ से संख्या आते हैं सब। अब इसमें आता है बच्चे कि बिहार में कितने लोकसभा के सदस्य चुन कर जाते हैं। तो बिहार से कितने चुनकर जाएंगे, 40। कितने, तो इस तरीके से बच्चे हमने बताया कि बिहार में कितने लोकसभा से सदस्य चुनकर जाते हैं, 40। जहाँ एमपी टोटल केंद्र में दिल्ली में यूपी से 40 एमपी चुनकर जाते हैं, तो बिहार से कितने एमपी चुनकर जाते हैं, 40। माने यूपी से 80 चुनकर जाते हैं, तो बिहार से 40 चुनकर जाते हैं। इसे याद रखोगे। बिहार में कितने राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं, तो बिहार में नहीं, बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य और 40 लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। यूपी से 80 लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं केंद्र में, और 31 राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। ये याद रखोगे, डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। और क्या तुम्हें पता है बच्चों कि इस समय गोपालगंज के वर्तमान एमपी माने सांसद कौन है, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। अब हम आगे पढ़ते बच्चे कि राज्यसभा में विधानमंडल के विधायिका के प्रायः 2 अंग होते हैं। अब हम राज्यसभा न कहकर हम इसको कहेंगे राज्य में, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम स्टेट पढ़ते हैं बच्चे, और स्टेट में हम मुख्य तौर पे बिहार के साथ साथ वे सभी राज्य जहाँ 2-2 सदनात्मक व्यवस्था है, इसमें हम मुख्य तौर पे बिहार राज्य के बारे में जान रहे हैं। इसे समझो कि बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार के विधायिका के अंग हैं। विधायिका के कितने अंग हैं हमारे यहाँ, 2 अंग हैं। पहले को कहते हैं विधानसभा या निम्न सभा, और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद या उच्च सदन। तो एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। ये दोनों कहाँ होते हैं जी, राज्य में। केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में होते हैं कौन कौन, विधानसभा और विधान
परिषद। ये हम बिहार की बातें कर रहे हैं बच्चे, भूलना मत। कहाँ की? बिहार की। यहाँ पे जो है विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं बच्चे, कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है। उसके सदस्यों को एमएलए या विधायक कहते हैं। अर्थात ये सभी राज्य में एक एक विधानसभा होगा बच्चे, उसके जो मेंबर्स होंगे उसे एमएलए कहेंगे। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ, हाँ तुम बोल सकते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बढ़िया, तुम लोग को याद है बच्चे, मुझे पता है। अब कहता है विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 60 होती है। अर्थात भी भारत में अगर हम बात करें कि किसी भी राज्य में विधानसभा के मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? 500, और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ देखो इसमें परिवर्तन क्या क्या है इसे समझते हैं। कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा कार्यकाल 5 साल, विधानसभा का 5 साल। जैसे राज्यसभा का 6 वर्ष, तो यहाँ का विधान परिषद का भी 6 वर्ष। नेक्स्ट कहता है इसमें, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है बच्चे। देखो पूरे देश के राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500। लेकिन यहाँ समझो बिहार में कितनी हो सकती है? 250। यहाँ की जनसंख्या के अनुसार, यहाँ की स्थिति के अनुसार जो डिसीजन लिया गया कानून बनाते समय वो रखा कि 250 यहाँ हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में एमएलए की कुल संख्या कितनी है? 243, मात्र 243 है बच्चे। अभी और परिसीमन आयोग आएगा, क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, तो 250 तक मेंबर हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं। लेकिन अभी मात्र 243 एमएलए बिहार में होते हैं जिनका चुनाव करवाया जाता है। तुम्हें पता है बच्चे कि वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है, किन किन राज्यों में है? याद रख लेना। कहता है कि वर्तमान में, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं पूछूंगा कि भारत में वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। अभी हम विधानसभा पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे विधान परिषद। मात्र 6 राज्यों में कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये राज्य हैं बच्चे, ठीक है ना, याद रख लेना। अब इसके बाद से कहता है नोट नंबर 1 क्या कह रहा है समझो, कि बिहार विधान परिषद माने विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक, यहाँ हो जाए एक अस्थाई सदन है जो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार पूछता है किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया गया है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 169। कहता है कि राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थाई सदन होता है। अर्थात इसे खूब बढ़िया समझ लो बच्चे, इसमें कह रहा है कि विधान परिषद, राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थाई सदन होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169। ये नोट 1 है। नोट 2, 3, 4 इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं लिखूंगा बच्चे एपिसोड 11 को। तब तक के लिए इतना तैयार करो, फिर नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके।